अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑफिशियली आप कैफ के पहले पेपर में बैठे हैं और अगर आपने इससे पहले कभी कैफ अटैम्प्ट नहीं किया तो आप कुछ अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि जाहिर है कि कैफ में आने के बाद अच्छा ही महसूस होना चाहिए। जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें आप कर चुके हैं, उसमें से जो भी आपने सीखा है उसमें से कई बातें रेप्लिकेट होनी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली शायद एग्जामिनेबल नहीं होंगी कि एग्जामिनर उसका सवाल बना के पूछे, लेकिन ये जो प्रायर नॉलेज है ये कहीं ना कहीं आपको उस अटेम्प्ट में हेल्पफुल हो रहा होगा। चाहे वो आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स हों जो कम्युनिकेशन में कहीं आपने सीखी होंगी, चाहे वो आपकी मैथमेटिकल स्किल्स हों जो आपने क्यूएम में कहीं सीखी होंगी, या आपकी इकोनॉमिक्स की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जो कहीं आपको किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन करने में मदद दे रही होगी। तो ये जो भी इससे पिछले यानी लेवल पे आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल ज़रूर होंगी, ऑल दो नॉट डायरेक्टली एग्जामिनेबल। अभी आपके जो कॉम्बिनेशन है पेपर्स के, कितने पेपर्स ले रहे हैं आप लोग? 3 पेपर ले रहे हैं। किसी के 4 हों? चलो थैंक यू वेरी मच, किसी के 4 नहीं है क्योंकि कुछ आपको तो नहीं है देखा, चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ कुछ खबर देते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है। कौन से 4 पेपर हैं? ग्रुप ए पूरा है, ओके। तो आम तौर पे हम रेकमेंड बच्चों को यही करते हैं कि 3 ही पेपर लेने चाहिए, 4 पेपर नहीं लेने चाहिए। जाहिर है ये एक जनरल एडवाइस होती है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। स्पेसिफिक कोई एक स्टूडेंट अपनी चॉइस पे अगर ज़्यादा पेपर लेना चाहता है और उसके पास कोई रीजंस हैं उनकी, तो वो ले भी सकता है, लेकिन इन जनरल ये रिकमेंडेड नहीं होता। ख़ास तौर पे उस सूरत हाल में जब आपने इससे पहले भी पेपर दिए हों और वो पास ना हुए हों। होता क्या है कि ये मैं आज इसलिए भी आपको बताने लगा हूँ, ये बात अभी चूँकि आ भी गई और आगे ऐसी कुछ सिचुएशन कभी ना कभी किसी ना किसी को फेस करनी पड़ सकती है कि ऐसा मुमकिन है कि आपने कुछ पेपर दिए और कोई एक आध पेपर 2 पेपर किसी वजह से पास नहीं हुए, और अगली दफ़ा आपने ये सोचा कि यार ये जो 2 पेपर पीछे नहीं हुए अब मुझे इनको कवर करना है क्योंकि अदरवाइज़ मैं पीछे रह जाऊँगा, मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे। तो आए इस दफ़ा तो मैं दूंगा 5 पेपर, इस दफ़ा मैं दूंगा 4 पेपर। ये जो 5 और 4 वाली अर्ज पैदा होती है ना, ये आमतौर पर रिज़ल्ट के बाद पैदा होती है। किसी एक रिज़ल्ट के बाद ही पैदा होती है कि चूँकि कोई पेपर ज़्यादा रह गए होते हैं या किसी वजह से, तो उस वक्त बच्चा अपना वक्त और अपने दोस्तों के साथ मैच करने के लिए वो एक बड़ा छलांग मारने की कोशिश करता है कि ऐतकी मैं 5 पेपर दे आऊँगा। जाहिर है कि उसका नतीजा मोस्टली अच्छा नहीं निकलता, कम कोई इक्का दुक्का बच्चे 5 पेपर भी पास कर जाते हैं, 4 भी कर जाते हैं, 4 काफ़ी लोग कर जाते हैं, 5 इक्का दुक्का करते हैं, 3 एक मेजॉरिटी नंबर है जो पास करने वाला होता है, वो 3 वाला होता है। तो इसीलिए हम मेजॉरिटी की बात करते हैं कि ये कर लेना मुनासिब है। तो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने 4 ही रखने का सोचा है, तो मैं ऐसे समझने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वजूहात हो सकती हैं विदाउट आपको डिस्करेज किए। आप 4 ही रखें, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। लास्ट मार्च एंड में आपने बिजनेस लॉ की तैयारी की थी, ओके, अपीयर नहीं हो पाए थे, तो इस दफ़ा फिर आपने 3 और पेपर ले लिए और बिजनेस लॉ चूँकि पहले पढ़ रखा है तो आपने कहा उसको कर लें। ये एक फेयर रीज़न है कि एक सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 आपने नए पढ़ने हैं, तो ऑल दो के चौथे के लिए मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी पहली दफ़ा पढ़ने पे होती है। तो आपने कहा कि मैं 4 ट्राई कर लेता हूँ। ठीक, अभी हम जिस सब्जेक्ट से आगाज़ कर रहे हैं, जिसको कि अब कैफ 1 या FAR 1 भी कहा जाता है, ये पेपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से कैसे मुख्तलिफ है कि एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में तो हम ये समझते हैं, सीखते हैं कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एंट्रीज़ कैसे रिकॉर्ड होती हैं, लेजर ट्रायल कैसे बनते हैं, और फिर मुख्तलिफ सिनेरियोज़ की एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, एक्रूवल प्रीपेमेंट क्या होती है, बैड डेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होती है। ये बेसिक अकाउंटिंग हम पढ़ाते हैं, हम कहते हैं हम अकाउंटिंग से इंट्रोडक्शन ले आए हैं, और फिर यहाँ आके आपको सिर्फ
फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बल्कि साथ रिपोर्टिंग का भी टच दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मार्कर बदलना पड़ेगा ब्लैक। इसका मतलब ये है कि आप अकाउंटिंग से निकल के रिपोर्टिंग में भी दाखिल हो जाएंगे। अब इसमें एक फ़र्क थोड़ा सा ज़रा बारीक डिफरेंस है। अकाउंटिंग एक जनरल टर्म है जो कि अकाउंटिंग से मुतल्लिक किसी भी काम को कवर कर लेती है। हम कहते हैं कि जनाब ये पूरा एक माहौल है और ये सब अकाउंटिंग है, जिसके अंदर बिजनेस की रिकॉर्डिंग है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, लेजर बन रहे हैं वगैरह वगैरह। रिपोर्टिंग उस अकाउंटिंग यानी उस एंट्रीज को लिख लेने के नतीजे में जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई है उस इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर देने का नाम है। यानी जब आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सिर्फ ये नहीं दिखा रहे होते कि क्या डेबिट हुआ था क्या क्रेडिट हुआ था, वहाँ तो आप बहुत सारी और बातें भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये प्रेजेंट करने को ही रिपोर्ट करना बोलते हैं। रिपोर्ट करना क्या होता है? किसी चीज़ को बयान कर देना। तो दरअसल ये जो रिपोर्टिंग है ये इस अकाउंटिंग से मुतल्लक है कि आपने ना सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है बल्कि उनको अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट भी करना है, प्रेजेंट भी करना है। तो हम यहाँ रिपोर्टिंग सीखेंगे। असल में ये जो रिपोर्टिंग है इसका जो फंडामेंटल बेस है वो आईएफआरएस से निकलता है। ये एक टर्म है जो कि पॉपुलर टर्म है, आप भी वाकिफ होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, सो IFRS। दुनिया में एक इदारा है जिसका नाम है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये एक नॉन प्रॉफिट इदारा है और इस इदारे का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उसने अकाउंटेंसी के प्रोफेशन से मुतल्लिक दुनिया में बेंचमार्किंग करनी है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। जैसे दुनिया में कई चीज़ों के स्टैंडर्ड सेट करने वाले बहुत से इदारे हैं। आपने बाज़ औक़ात ISO सर्टिफाइड देखा होगा कहीं लिखा हुआ। ये ISO क्या है? ये भी कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसलिए उसको ISO कह दिया जाता है। जी थैंक यू, ये ले लो। और उस ISO के नीचे बहुत से अकाउंटिंग, बहुत से चीज़ों के स्टैंडर्ड बने हुए हैं। मसलन आपने एक लेबॉर्ट्री बनानी है। किस चीज़ की लेबॉर्ट्री बनानी है? से ब्लड टेस्ट की लेबॉर्ट्री बनानी है। तो उन्होंने उसके लिए एक बेंचमार्क सेट कर दी है कि एक लैब टेस्टिंग या ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री में ये स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। स्पेस इतनी होनी चाहिए, मशीन की कैलिब्रेशन ऐसी होनी चाहिए, जो वहाँ लोग काम करेंगे उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, टेस्ट करने का प्रोटोकॉल ये होगा, सर पे कैप होगी, हाथों पे दस्ताने हो, यानी इस तरह वो हर चीज़ का एक रूल्स ले आउट कर देगा। फिर जो उन रूल्स को फॉलो करेगा उसको वो सर्टिफाई कर देंगे। तो हाँ, आप इनवाइट करेंगे जाके ISO को कि जनाब हमने एक लैब बनाई है, आप आइए, हमें विज़िट कीजिए, देखें कि हम आपके उन तमाम स्टैंडर्ड्स को अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं वो आएंगे, आके चेक करेंगे, अपनी चेकलिस्ट पर टिक लगाएंगे कि उनकी कुछ 250 चीज़ें होंगी, वो उनको देखेंगे, प्रोसीजर्स देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें टेस्ट करके वो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आप पास हो गए हैं। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देंगे और आप अपने पास प्राउडली लिखेंगे कि जनाब हम एक ISO सर्टिफाइड लैब हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने कुछ वो क्वालिटी क्राइटेरिया हैं जो मीट कर ली हैं। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन होती है कि जी ये कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, या जिस तरह हम ICAP से एफिलिएटेड हैं। तो ये एफिलिएशन के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है? एक सर्टन क्वालिटी मीट करनी पड़ती है कि भाई आपके पास ये चीज़ें पूरी हैं कि नहीं है। वो चीज़ें अगर पूरी हैं तो हम आपको एफिलिएशन देते हैं, अगर ना भाग जाएं हम आपको एफिलिएशन नहीं देते।
ठीक है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड्स बनाने का इदारा है जो दरअसल अकाउंटेंसी से मुतल्लक, अकाउंटेंट्स के प्रोफेशन से मुतल्लक जो चीज़ें हैं उनके स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि अगर आपने एजुकेशन देनी है तो उसके अंदर ये चीज़ें आप एजुकेट करेंगे, ये भी बता रहा है। इसी इदारे ने अकाउंटेंसी की एजुकेशन के भी स्टैंडर्ड बनाए हैं, और हमारी जो एजुकेशन स्कीम है बाय द वे, ये जो भी नई स्कीम भी आई है, ये स्कीम उन्हीं स्टैंडर्ड्स के तहत बनाई गई है कि भाई एजुकेशन स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव मीट करने हैं, तो वो इसमें मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बनाता है जिनको हम IFRS कह रहे हैं। इसी तरह ये ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड बनाता है जिनको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेटर है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड बना रहा है। इसका एक इदारा है जिसका नाम है IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि ये IFRS बनाए। ये बोर्ड ये स्टैंडर्ड बना रहा है अकाउंटिंग से मुतल्लक। इसी तरह ऑडिटिंग का बोर्ड अलहदा है, वो ऑडिटिंग के बोर्ड स्टैंडर्ड बना रहा है। एजुकेशन का अलहदा है, वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड बना रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे अलहदा है, वो उसके स्टैंडर्ड बना रहा है। तो ये एक बड़ा, ये यूँ समझ लीजिए कि जैसे यूनाइटेड नेशंस के नीचे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, है ना। जनरल असम्बली है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका वो चिल्ड्रन की ऊपर एक यूनिसेफ का इदारा है, यूनेस्को का एक इदारा है ना, वो UN के बहुत सारे इदारे हैं। तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि ये IFAC है, पर IFAC के नीचे बहुत सारे इदारे हैं और वो हर इदारा अपना अपना काम कर रहा है। उसमें से ये इदारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है जिनको हम IFRS कहते हैं। ये जो IFRS हैं, इनका नाम बता रहा है कि ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसमें कैसे उसको रिपोर्ट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को क्रेडिट पे चीज़ें सेल की हैं तो इस क्रेडिट को कैसे रिपोर्ट करेगी। अगर उस क्रेडिट में कोई पैसे ड्यूबियस हो गए हैं, डाउटफुल हो गए हैं, कैसे उसको रिपोर्ट करेगी। अगर किसी ने आपकी कंपनी पे कोई लीगल केस कर दिया है, फॉर एग्जांपल मुकदमा कर दिया है कोर्ट में जाके आपसे जुर्माना लेने के लिए किसी वायलेशन के ऊपर, तो कैसे रिपोर्ट करेंगे इस मामले को आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। भाई उसने कोर्ट में जाके कह दिया जनाब इनकी प्रोडक्ट खा के मेरा हाजमा ख़राब हो गया या मुझे दिल की तकलीफ़ हो गई, इनकी चीज़ खाने की वजह से हुई है, तो मैं इनको जनाब 5 करोड़ रुपए जुर्माने का दावा करता हूँ। अब ये 5 करोड़ रुपए का क्लेम आया हुआ है, अब इसको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ मुख्तलिफ़ IFRS के तहत एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये जो IFRS हैं इनको पहले ज़माने में IAS कहा जाता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेटर ऑन इनको IFRS कहा जाने लग गया, लेकिन आप इसको IAS कहें या IFRS कहें, ये एक ही बात है, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जैसे पहले आपका नाम मुदस्सर हो और बाद में उसको बदल के सैफ रख दिया जाए, तो आपकी शख्सियत तो वही है ना, आपके अंदर कुछ बदलाव तो नहीं आया, आप वही हैं, बस सिर्फ आपका नाम ही बदला। तो ऐसे ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से IFRS की टर्म हो गई है। अब जब हम लफ्ज़ IFRS बोलते हैं ना, तो इसका मतलब IFRS भी होता है और IAS भी होता है। शुरू में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए उनको नाम क्या दिया गया, IAS 1, IAS 2, IAS 3, IAS 4, और ये सिलसिला जारी रहा IAS 41 तक, 1 से लेके 2, 3, 4 और फिर 41 तक। 41 के बाद 42 नंबर स्टैंडर्ड नहीं आया, उसके बाद नाम बदल गया। तो अगला जो स्टैंडर्ड आया जिसका नाम शायद IAS 42 होता, उसका नाम हो गया IFRS 1। नाम बदल गया और वहाँ से फिर 1, 2, 3, 4 शुरू हो गया, और फिर IFRS 2, और फिर सो ऑन IFRS 17 तक आ चुके हैं, ठीक है। सो 1 से लेके 41 तक और फिर 1 से लेके 17 तक, ये तकरीबन 58 नंबर बनते हैं
तो 58 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब तक आ चुके हैं। ये 58 के 58 आज एक्टिव नहीं है, इनमें से बहुत सारे स्टैंडर्ड वो हैं जो डिलीट हो गए या वो किसी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मर्ज हो गए। तो सीरियल 1 से लेके 58 तक है, 1 से लेके 41 और फिर 1 से लेके 17 तक है, लेकिन दर हकीकत इनमें से जो एक्टिव स्टैंडर्ड हैं वो 40 हैं, ठीक है। और उनमें से 9 स्टैंडर्ड जो हैं वो हमारे सिलेबस में है, जो हमने इस FAR1 में पढ़ने हैं। करीब कोई 14-15 स्टैंडर्ड वो हैं जो आप FAR2 में पढ़ेंगे, और फिर बाकी के जो स्टैंडर्ड हैं वो आप जाके CA फाइनल्स में CFAP1 में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो 9 स्टैंडर्ड हैं इनको हम बुनियाद बनाएंगे। इनके अलावा भी हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं, यानी ये 9 स्टैंडर्ड भी हमने पढ़ने हैं और कुछ और चीज़ें भी पढ़नी हैं। तो ये हमारा CAF1 का सिलेबस होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, IAS 3 और 4 अब एग्जिस्ट नहीं करता, ख़त्म हो चुका है। IAS 2 है, IAS 1 है, IAS 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है। और बाय द वे IAS 7 हमारे सिलेबस में भी है, IAS 7 हमारे सिलेबस में भी है, IAS 8 भी हमारे सिलेबस में है, IAS 9 एग्जिस्ट नहीं करता, 10 है ही नहीं हमारे सिलेबस में, 11 एग्जिस्ट ही नहीं करता, 12 हमारे सिलेबस में नहीं है, 13 एग्जिस्ट नहीं करता, 14 एग्जिस्ट नहीं करता, 15 एग्जिस्ट नहीं करता, 16 हमारे सिलेबस में है और 17 एग्जिस्ट नहीं करता, 18 भी नहीं करता, 19 हमारे सिलेबस में नहीं है, 20 हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, 21 हमारे सिलेबस में नहीं है, 22 का वजूद ही नहीं है, 23 हमारे सिलेबस में है, फिर इसी तरह 24 सिलेबस में नहीं है, 25 का वजूद ही नहीं है, 27 सिलेबस में नहीं है, 8 सिलेबस में नहीं है, 9 सिलेबस में नहीं है, 30 ख़त्म हो गया है, 31 ख़त्म हो गया है, 32 सिलेबस में नहीं है, फिर 33 हमारे सिलेबस में है, 34 सिलेबस में नहीं है, 35 वैसे ख़त्म हो गया है, 36 हमारे सिलेबस में है, 37 नहीं है सिलेबस में, 38 नहीं है सिलेबस में, 39 ख़त्म हो गया है, 40 हमारे सिलेबस में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और IAS 1, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये हमारे सिलेबस के कुछ कंपोनेंट हैं। प्रायर नॉलेज के तौर पे अगर आप जहन में लाएं तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेवल पे IAS 2 यानी इन्वेंट्रीज ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होती हैं। इन्वेंट्रीज का चैप्टर अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जहाँ पे FIFO, वेटेड एवरेज, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, परपेचुअल, पीरियोडिक, ये सारी बातें हुई थी। तो ये आप ऑलरेडी किसी हद तक पढ़ चुके हैं। बाकी जितनी की नीड है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इन्हीं के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि बेसिकली हमने पढ़ने हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस में NPO का AS-NPO भी है। AS-NPO इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ICAP ने जारी किया है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये IASB ने जारी किए हैं। ये जो स्टैंडर्ड है ये ICAP ने जारी किया। AS-NPO, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी हमारे सिलेबस में है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ना सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ेंगे बल्कि फिर आगे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी देखे जाएंगे। इसके बुनियादी तौर पे जिस चीज़ का नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी आपके पास ट्रायल बैलेंस हो तो उससे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनती है, ठीक है, वो भी इसका पार्ट है। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में आएगा वो है, और ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब देखेंगे तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यानी मसलन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 100 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास 2 ऑप्शंस आ गई हैं, कंपनी A और कंपनी B। तो आपसे सवाल ये हो सकता है कि बताइए ये 100 मिलियन कंपनी A में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या B में करना पसंद करेंगे।
तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारे एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस के नतीजे में आप नतीजा ये अखज़ करेंगे कि यार कौन सी वाली कंपनी बेहतर है, तो वो एनालिसिस हमने यहाँ परफॉर्म करने हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो एनालिसिस हम पढ़ेंगे बस उतने ही एनालिसिस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितने हमारे सिलेबस में हैं वो एनालिसिस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर जाहिर है कि जब आप इससे अगली स्टेज पे जाएंगे और फिर उससे अगली स्टेज पे जाएंगे तो थ्रू आउट दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप बहुत सारे और एनालिसिस से भी गुजर जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बहुत सारी क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो टिल CA फाइनल्स तक आप सीखते ही रहेंगे कि और क्या क्या एनालिसिस हो रहे होते हैं। तो लेकिन ये है कि जितना हिस्सा यहाँ सिलेबस का पार्ट है उतने एनालिसिस जो है हम यहाँ करेंगे। तो ब्रॉडली ये हमारा सिलेबस का मेन यानी आइडिया है कि हम क्या कर रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे। और इसके अंदर से एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में नए आए हैं, पिछली दफ़ा आए हैं, IAS 33 और IAS 8 और ASNPO। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये माजी में कैफ 1 में नहीं हुआ करती थी, यानी पिछली अटैम्प्ट ये जो भी हुई है इसमें पहली मर्तबा ये उस लेवल पे ये यहाँ पर डाले गए हैं। तो जब भी कोई नया टॉपिक आता है तो आम तौर पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एग्ज़ाम में टेस्ट होगा, और बिल्कुल उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस दफ़ा जो पेपर आया है उसमें इसमें से भी सवाल आया हुआ है, इसमें से भी सवाल आया हुआ है और इसमें से भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, और ये जो नए टॉपिक्स होते हैं ना ये थोड़ा अर्सा फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के, तो ये हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ फिर एग्ज़ाम में आपको नज़र आएगा और बाकियों में से भी आएगा। बट अब तो खैर वैसे भी ICAP का एग्ज़ाम जो है ना वो थोड़ा सा आप यूँ कह लीजिए कि स्ट्रीमलाइंड एग्ज़ाम हो गया। पहले बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा, को पता ही नहीं होता था कि इस दफ़ा यहाँ एक टॉपिक पकड़ के उसने सारा पेपर उस पर फोकस कर दिया और अगली दफ़ा किसी और पर कर दिया। अब वो उसको बैलेंस आउट कर देता है और हर जगह से कुछ ना कुछ पूछता है, तो वो आपके पेपर में आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कोई थोड़ा नज़र आएगा, कोई ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि यार उसने इतने अहम चैप्टर थे और उनमें से कुछ पूछा ही नहीं। वो अहम चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछ के जाएगा। ये हो सकता है कि कहीं से 5 नंबर का पूछ ले और कहीं से 9 नंबर का पूछ ले, लेकिन ये नहीं होगा कि वो पूछेगा नहीं। सो हमें सारा ही बेसिकली देखना होता है। तो हम अपना आगाज़ करते हैं किसी एक टॉपिक से। यहाँ पे बोर्ड को साफ़ करने के लिए कोई चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने कोई स्लीपिंग मोड से बाहर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, या अभी वो छुट्टियों वाला मोड चल रहा है? हाँ जी, हौली हौली आ जाएंगे। हैं जी, कोई मतलब एक्टिव वाला मोड आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चले इंशाल्लाह। हम अपने सेशन में इंशाल्लाह नॉट ओनली ये स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और इनके सवाल करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड एक्चुअली कंपनीज़ में कैसे अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे होंगे। उन कंपनीज़ का डाटा निकाल के देखेंगे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देखेंगे कि अच्छा हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूँ पढ़ा है, तो क्या कंपनी ने जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट किया है। वो इम्प्लीमेंटेशन जब आप अपनी आंखों से देखेंगे और उसकी एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे प्रेजेंट करना है। वो विजन आ जाएगा कि ये एक्चुअली काम ऐसे हो रहा होगा। तो सिर्फ ये थ्योरेटिकल यानी नॉलेज तक महदूद नहीं रहेगा, आपने उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ही आगे आर्टिकल में जाना है। आर्टिकल में जाके आपने ही मुख्तलिफ कंपनीज़ के ऑडिट करने हैं, आपने ही इसके ऊपर काम करना है। तो ये एक प्रैक्टिकल इंसाइट जो है वो आपके पास होना मैं समझता हूँ लाजमी है, वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ लेते जाएंगे। जी, CFA में भी ये एक कंपोनेंट है और उसमें और भी बहुत कुछ है। शुरू में हम ज़रा माहौल बनाने के लिए, ज़रा पढ़ने का आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनाने के लिए हम वहाँ से शुरू करेंगे जिसने पूरी किताब में रहना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये बेसिक तो हमें पता होता है, लेकिन इसने हर स्टैंडर्ड में इम्प्लीमेंट होना है।
तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए शुरू में हम प्रैक्टिस करेंगे, हाँ जी, इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन रही हैं। उसके लिए पहले हम एक आध दिन बेसिक सी अकाउंटिंग पे भी लगा देंगे, ट्रायल ले लेंगे, उससे अपना कोई चीज़ बना लेंगे, हो सकता है वो आपको आती हो, लेकिन जस्ट टू गियर अप हम वो भी कर लेंगे। और फिर उसके साथ हम जो IAS 1 की रिक्वायरमेंट है वो पढ़ेंगे। IAS 1 जो है ना, ये मोस्ट निगलेक्टेड स्टैंडर्ड है स्टूडेंट्स में, बल्कि स्टूडेंट में नहीं, इवन प्रोफेशनल्स में मोस्ट निगलेक्टेड स्टैंडर्ड है। इसको बहुत इजी लिया जाता है। IAS 1 क्या है? IAS 1 ये बताता है कि जब एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो क्या रूल्स फॉलो करेगी। अब चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनानी आ गई होती है, ट्रायल पकड़ा, ये किया, ये किया, ये क्या बना दिया, हम समझते हैं बस यही था। उसने इसके अलावा भी कुछ 50 बातें और बताई हुई हैं। वो बातें, कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से लोग सीख जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये स्टैंडर्ड में मांगी हुई हैं, बस वो सीख जाते हैं कि यार ऐसे भी एक काम करना होता है ना, फार्मूले में यहाँ पे करके डॉट लगाना होता है, क्यों लगाना होता है अल्लाह जाने। तो लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट्स का मालूम होना ज़रूरी है। तो हम IAS 1 जो है उसको भी पढ़ेंगे और इसके साथ ही वाला क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। IAS 1 प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने ओरिएंटेशन में भी तज़किरा किया था और आपके इल्म में भी शायद आ गया हो कि FAR 1 को ओपन बुक एग्जामिनेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ओपन बुक को मैंने ओरिएंटेशन में भी एक्सप्लेन किया है, आपने अगर देखी हो, कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको एक किताब ले जाने की इजाज़त है जिसका नाम है IFRS हैंडबुक। यही जो IFRS हैं इसकी हैंडबुक आपको किताब में ले जाने की इजाज़त है। ये जो IFRS की हैंडबुक है ये आप फोटोकॉपीड नहीं ले जा सकते, ये आपको ओरिजिनल किताब ही सिर्फ ले जाने की इजाज़त है। और लूज़ पेपर नहीं ले जा सकते, बाउंडेड हालत में, जिल्द हुई हुई, यानी लूज़ ना हो, वो बंद हालत में ही वो ले जाने की इजाज़त है। ये ओपन बुक एग्ज़ाम में जब आप IFRS की हैंडबुक ले जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर कोई ऐसा सवाल आ गया है जो आपको आता है लेकिन आपके जहन में कोई किसी किस्म की अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है कि यार पता नहीं ऐसे था कि वैसे था, आता है आपको 5 में से 4 बातें याद है, 5वीं याद नहीं आ रही कि यार ये ऐसे थी कि वैसे थी, तो आप किताब खोलेंगे, रेलेवेंट स्टैंडर्ड पे जाएंगे, उसका रेलेवेंट पेज खोलेंगे, रेलेवेंट पैरा पढ़ेंगे और अपनी उस अनसर्टेनिटी को दूर कर लेंगे। हाँ ये ऐसे ही था, मैं जो सोच रहा था ऐसे ही था, चलो जी, बस इतनी हेल्प इसकी हो सकती है। अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो रेलेवेंट पैरे पे पहुंचना है। जाहिर है रेलेवेंट पैरा आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी जगह जाके खोलनी है, तो उसके लिए आपको इस किताब को बार बार खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे नहीं जैसे हम कुरान पाक को खोलते हैं है ना, उसको भी वैसे नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसको खोलते हैं, चूमते हैं और ऊपर रख देते हैं। इसको एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा बार बार उसको खोलना पड़ेगा। तो आपने ऐसे, वो किताब है वैसे तो इतनी छोटी नहीं होती, वो काफ़ी बड़ी किताब है। तो आप क्या करेंगे, जब हम IAS 1 पढ़ रहे हैं तो आज आप मिसाल के तौर पे IAS 1 आपसे तज़किरा छेड़ा है, तो आप अभी तो किताब नहीं खरीदी होगी, आपने ख़रीद लेंगे, उस वक्त तक सॉफ्ट कॉपी पे गुजारा कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप IAS 1 किताब वहाँ से खोलेंगे और देखेंगे कि क्या हेडिंग शुरू में आ रही है, फिर अगली हेडिंग क्या है, उसके अंदर क्या है, थोड़ा उससे फेमिलियरिटी पैदा करेंगे, उसके साथ थोड़ा ताल्लुक़ बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप इस तरह करते जाएंगे और देखते जाएंगे और रोज़ लेक्चर भी चलते जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि स्टैंडर्ड के शुरू में कोई ऐसी बातें हो रही हैं, आगे चल के कोई इस तरह की बातें हुई थी और आखिर में जाके कुछ इस तरह की बातें हुई थी। तो आपके जहन में एक ब्रॉड आइडिया होगा। अब जब आप पेपर में बैठ के सोचेंगे ना यार ये फलानी बात, तो आपके जहन में होगा यार ये कहीं आखिर में करके हैं, तो आप आखिरी 2-3 सफ़ों पे पहुंचेंगे और वहाँ हेडिंग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप कहेंगे हाँ ये ऐसे मिलेगा ये, वरना आपको तो यही नहीं समझ आनी कि मैंने इधर जाना है कि इधर जाना है। लेकिन जब आपने बार बार वो किताब खोली होगी तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, ठीक है, और फिर उसके किस पैरे पे जाना है, तो आपको आइडिया होगा कि यार ये कहीं यहाँ करके था, है ना, अंदाज़ा होता है थोड़ा, यहाँ करके था। जैसे आपने किताब रटा मारी होती है ना, तो आप कहते हैं ऊपर करके लिखा हुआ था किताब में याद होता कि नहीं होता, इमेज बैठा होता है दिमाग में कि यार उस सफ़े के ना कॉर्नर पे करके ये लिखा हुआ था। तो ऐसे ये जेहन में इमेज बैठ जाता है कि यहाँ करके था।
तो वो वहाँ करके आप जाते हैं और 2-3 पैरे देख के तो मिल जाता है, तो मिल जाता है तो आप कर लेते हैं, नहीं मिलता तो आप वापस बंद करके कस्टमर जी। हाँ, ये अगली बात है कि अब उसका टाइम कैसे मैनेज होगा। तो जाहिर है कि जब आपने ये बार बार किताब खोली होगी ना, तो ही आप 1 मिनट में देख के वापस आ जाएंगे। और अगर आपने किताब कभी कभार खोली थी, IFRS हैंडबुक कभी कभार देखी थी, और फिर भी आप ढूंढने बैठ गए हैं, तो आप 5 मिनट सफ़े खंगालते रहेंगे, फिर बंद करके साइड पर रख देंगे ठीक है, क्योंकि वो 2-3 हज़ार सफ़े की किताब है, तो जाहिर है उसके अंदर फिर आप यही करेंगे कि आप खंगालते रहेंगे, तो वो पढ़ा ही होगा तो आप ढूंढ पाएंगे, वरना नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर IFRS की हैंडबुक को बार बार रजू नहीं किया, बार बार नहीं खोला, तो किताब में पेपर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह शौक़ पूरा करने के लिए ले जाएं कि मैं किताब लेके आया, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसको अगर बार बार पढ़ा है तो यस, कैरी इट विद यू इन द एग्जाम्स, और आपको यकीनन उसका कोई 5-7 नंबरों का फ़ायदा मिल जाएगा वहाँ से। 90-92% नंबर आपने अपनी मेहनत से ही लेने, वो बाकी के 5-7 भी अपनी मेहनत से ही लेने हैं, लेकिन वहाँ हिंट मिल जाएगा कि आपने वहाँ खोली, याद आ गया, पक्का हो गया कि मैं गलत नहीं करने लगा, ठीक ही करने लगा, बस इतना ही काम है। इससे ज़्यादा अगर काम है तो फिर ये किताब आपका टाइम ज़ाया कर रही है, आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो IAS 1 ये बताता है कि एक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। ये बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, ये बताता है हमें, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी हाउ मेनी टाइम्स वो रिपीट होगी। साल में 12 महीने हैं, तो 12 दफ़ा बना दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 12 दफ़ा बना दें, बना सकते हैं। 4 क्वार्टर हैं, 4 दफ़ा बना लें, 12 महीने की जगह 4 क्वार्टरली बना लें, बना सकते हैं। और 2 सेमी एनुअल हैं, तो क्वार्टरली बनाने के बजाय सेमी एनुअली बना लें, बना ही सकते हैं। और 1 एनुअल है तो पूरे साल की एक भी, तो कौन सी बनाएं। तो ये स्टैंडर्ड बताता है कि साल में 1 मरतबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना लाजमी है, यानी एनुअल। सो मेरे लिए ये लाजिम है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैंने बनानी ही बनानी है, ये लाजिम है, बाकी सब मेरी चॉइस है। मैं एनुअल भी बना लेता हूँ, साथ सेमी एनुअल भी बना लेता हूँ, क्वार्टरली भी बना लेता हूँ, मंथली, ये सब मेरी ख्वाहिशात हैं। स्टैंडर्ड उसको लाजिम नहीं डिक्लेयर कर रहा। लाजिम मेरे लिए क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साल में 1 मरतबा। इस एनुअल की कुछ एक्सेप्शंस हैं बाज़-औक़ात। मसलन आपने अपना फाइनेंशियल ईयर तय कर लिया कि जनवरी से दिसंबर रखेंगे। मेरा ईयर क्या है, जनवरी से दिसंबर। नवंबर में आपने कारोबार शुरू किया है, नया ने आज 0 से कारोबार शुरू किया है नवंबर में, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने बाद ईयर एंड हो गया, तो 2 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा बैठ के। आपने कहा नहीं, दफ़ा मारो, एक ही दफ़ा 14 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, 2 महीने ये वाले। तो बाज़ औक़ात आपका कारोबार शुरू होते ही साल ख़त्म हो गया होता है, क्योंकि आपने साल तो दिसंबर में ख़त्म करना है। तो आपने कारोबार नवंबर में शुरू किया है, तो साल तो ख़त्म हो गया दिसंबर में। तो आपने क्या फिर प्लान किया, आपने कहा मैं इस दफ़ा 2 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही मरतबा 14 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो पहली मरतबा तो वो 14 महीने की बनी है, उसके बाद 12-12 महीने ही चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो दिसंबर से दिसंबर 12 ही महीने हैं। ठीक है। इसी तरह पहला साल ये भी हो सकता था कि आपने अप्रैल में शुरू किया है, तो पहले साल 9 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अप्रैल से लेके दिसंबर तक की, और फिर आगे 12-12 महीने, दिसंबर से दिसंबर या जनवरी से दिसंबर चलना शुरू हो जाएगा। तो कारोबार के पहले साल में ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि हो सकता है आप 8 महीने की फाइनेंशियल बना रहे हो, 10 महीने के बना रहे हो, 4 महीने के बना रहे हो सकता है बना ही ना रहे हो। आप कहें यार ये 1-2 महीने हैं, अगली दफ़ा ही बनाऊंगा, तो अगली दफ़ा आप 14-15 महीने के फाइनेंशियल बना रहे होंगे। तो ये पहले साल में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसको भी एनुअली समझा जाता है। ठीक है। उसके बाद एवरी ईयर 12 ही महीने की फाइनेंशियल्स बनती जाएंगी। तो IAS 1 ये कहता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनुअली एटलीस्ट 1 मरतबा साल में ज़रूर बनाना है। और वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो नाम देता है
वो है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जिसको हम सादा लफ्ज़ सादा ज़ुबान में कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असल में वो है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो नाम है ना, ये नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है इसका मकसद क्या है, यानी ये नाम बता रहा है। ये बेसिकली मैं क्लैरिटी जस्ट एक दे दूं कि ये वाली बात कि ये जनरल पर्पस है, ये फ्रेमवर्क में लिखी हुई है, ये IAS 1 में नहीं लिखी हुई। फ्रेमवर्क एक और डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जनरल पर्पस है, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी खास मकसद को लेकर नहीं बनाई जा रही। मसलन मुझे बैंक से फाइनेंसिंग लेनी है, तो मैं फाइनेंसिंग लेने के लिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खास इस नीयत से बना रहा हूँ कि यार मैंने इसमें वो तमाम तफसीलें देनी हैं जो उसको फाइनेंसिंग के लिए चाहिए होती हैं, तो ये फिर स्पेसिफिक पर्पस हो गया ना। यानी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ही मकसद है कि मैं बैंक को राज़ी कर सकूं कि भाई तुम्हारी देखो तमाम इंफॉर्मेशन नीड पूरी हो रही है। इसी तरह जब मैं अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग करता हूं गवर्नमेंट को, तो वो मुझसे साथ फाइनेंशियल मांगता है। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं खास इस मकसद के लिए कि भाई ये इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम टैक्स के अथॉरिटी के लिए उसकी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा कर दे, ये भी स्पेसिफिक पर्पस है कि भाई ये उसके लिए बनी है। तो स्टैंडर्ड कहते नहीं, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बन रही है कि तुम सिर्फ सरकार की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दो या तुम सिर्फ बैंक की इन्फॉर्मेशन दे दो। तुमने इसको जनरल पर्पस बनाना है ताकि वैरायटी ऑफ यूजर्स इसको पढ़े और इससे फ़ायदा ले। बैंक भी इसी से ही इन्फॉर्मेशन ले, सरकार भी इसी से ही इन्फॉर्मेशन ले, एम्प्लॉयर भी या मैनेजमेंट भी इसी से इन्फॉर्मेशन ले, एम्प्लॉयज़ भी इसी से इन्फॉर्मेशन लें, क्रेडिटर भी इसी से इन्फॉर्मेशन ले, डेटर भी इसी से, यानी वैरायटी ऑफ द पीपल। तो इनको अगर आप याद करें तो बहुत बचपन में अगर आपके जहन में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में से वो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कौन है लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। डेटर्स करते हैं, यानी कि जो मेरे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स करते हैं जिन्होंने मुझे माल सप्लाई देना है, स्टाफ एम्प्लॉइज़ खुद देखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कंपनी में रुकना है कि नहीं रुकना भाई अगर वो कंपनी डूब रही है तो निकलना चाहेंगे ना, ठीक है। इसी तरह एनालिस्ट करते हैं, अभी हम यहाँ बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस होता है कि इन्वेस्टमेंट करूँ। इन्वेस्टर्स करते हैं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ। एनालिस्ट करते हैं ताकि वो लोगों को एडवाइस दे सकें, और इन्वेस्टर खुद भी करता है ताकि वो बगैर एडवाइस के खुद करना चाहे तो खुद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। गवर्नमेंट भी देखती है क्योंकि उसने टैक्सेस लेने हैं, उसने लोगों को रेगुलेट करना है, उसने उस पर कानून की अमलदारी करनी है। बैंक भी देखते हैं क्योंकि उन्होंने लैंडिंग करनी है, उन्होंने कर्जे देने हैं। तो ये वैरायटी ऑफ यूज़र है जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है, ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ये इस मकसद को सामने रख के बनाए जाते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ये जनरल यूज़र ने देखनी है, ये किसी एक दो लोगों ने नहीं देखनी है। ये इन्वेस्टर भी यही देखेगा, एम्प्लॉय भी यही देखेगा, शेयर होल्डर भी यही देखेगा, गवर्नमेंट भी यही देखेगी, लेंडर भी यही देखेगा, कस्टमर सप्लायर भी यही देखेगा। तो फिर इसमें उन सब की नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको स्केच किया जाता है, इस तरह से इसको रिपोर्ट किया जाता है ताकि सब लोगों का जनरल पर्पस मीट हो जाए। कंपनीज में तो यानी कंपनीज में प्रैक्टिकली तो एक शख्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकता, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी बड़ी होती हैं कि एक शख्स के लिए वो बनाना बहुत लंबा काम हो जाता है। तो फिर काम को बांट लिया जाता है कि कुछ हिस्सा आप कर रहे हैं, कुछ हिस्सा ये कर रहे हैं, कुछ हिस्सा ये कर रहे हैं। फिर उसका कोई एक सीनियर होगा ना जो सारे को इकट्ठा करेगा और फिर उसको रिव्यू करेगा, फिर उसको चेक करेगा, रिव्यू करेगा, उसके अंदर गलतियाँ ठीक कराएगा, फिर गलतियों मजीद फिर दोबारा गलतियाँ ठीक कराएगा और फिर सहबारा गलतियाँ ठीक कराएगा। तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जाके एक कंपनी की वो 100-150 सफ़े की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने आती है, और फिर जाहिर है कि उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर ने ऑडिट भी किया होता है, फिर उसने भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक करवाई होती हैं। कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई तो वो ऑडिटर देख लेगा, वो कहेगा कि यार ये वाली चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी थी, तो उसको भी हम एडअप कर लेंगे। तो इस तरीके से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आती हैं। वैसे अगर एक अकेला बनाना चाहे तो बना तो सकता है, लेकिन वो एफिशिएंटली नहीं बना सकेगा, और डिपेंडिंग ऑन कारोबार का साइज़ क्या है,
फिर पूरे पूरे डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बैंक की एग्जांपल ले लें, तो बैंक की, अब एक बैंक की अगर 1,500 ब्रांचेज हैं तो हर ब्रांच का डाटा सम अप होना है और उसने फाइनेंशियल्स में आना है। तो ये इतनी बड़ी एक्टिविटी है कि ये प्रैक्टिकली एक बंदा करने बैठेगा तो 6 महीने वही करता रहेगा। तो फिर पूरा डिपार्टमेंट ही होगा जिसके पास मुख्तलिफ एरियाज़ होंगे, हर बंदा अपने अपने एरिया का डाटा इकट्ठा करेगा। एरिया डजंट मीन जियोग्राफिकल एरिया, एरिया मीन्स मिसाल के तौर पर नॉन करंट एसेट्स का एरिया, करंट एसेट्स का एरिया है ना, बैलेंस शीट, वो प्रॉफिट एंड लॉस का एरिया, रेवेन्यू का एरिया, कॉस्ट का एरिया, इस तरह से एरिया बांटा हुआ होगा कि इस एरिया पे तुम काम करो, इस एरिया पे तुम काम करो, इस एरिया पे तुम काम करो, इस एरिया पे तुम काम करो। वो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर फिर एक जगह पे सामने आने लग जाएंगी। और फिर अब चूँकि बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर्स वजूद में आ चुके हैं, फिर बहुत कुछ फिर वहाँ से अब इकट्ठा किया जाता है। लेकिन फिर भी चूँकि डाटा इतना ज़्यादा होता है तो वो प्रैक्टिकली एक आदमी के लिए मुमकिन नहीं होता, तो बहुत सारे लोग मिलकर ये कर रहे होते हैं। अ मिक्स ऑफ पीपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं और नॉन चार्टर्ड अकाउंट्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग जब काम करते हैं ना तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप मुद्दा किसी दूसरे पर डाल सकते हैं। इन्हें कीता सी तो उन्हें कीता सी, इसने मुझे ऐसे कहा था, इसने, बच्चे भी लड़ते हैं ना, इसने मुझे ये घूरा था। तो बहुत सारे लोगों में ये चैलेंजेस आते हैं बहरहाल, लेकिन इसके बगैर ये मुमकिन नहीं होता। आप भी जब इंशाल्लाह आर्टिकल्स में जाएंगे और आप मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर तो एक बंदा बैठ के बना देगा, बेसिक चीज़ें तो सारी एक ही बंदा भी बैठ के कर देगा, लेकिन उसके फिर हर सेगमेंट के ऊपर अलग अलग लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे और वो इन डिटेल उसको चेक कर रहे होंगे और फिर जाके वो सब एक जगह पे कंबाइन हो रहा होगा। तो हमने एक बात ये देख ली कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, यही स्टैंडर्ड मुझे एक और बात बताता है। ये मुझे बताता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा कंपैरेटिव्स में प्रेजेंट की जाएगी। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि उसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना। यानी अगर मैं 2022 के फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट्स दिखा रहा हूँ तो मैं साथ कंपैरेटिव में 2021 के नॉन करंट एसेट भी दिखाऊंगा। यह है कंपैरेटिव। तो एक साल कंपैरिजन में देना लाजमी है, एक पीरियड पीछे देना लाजमी है। सो अगर मैं 2022 के फाइनेंशियल बना रहा हूँ तो साथ 21 देने लाजमी है, 21 के बना रहा हूँ तो 20 देने लाजमी है, 20 के बना रहा हूँ तो 19 देना लाजमी है। एक साल पिछला जो है वो देना लाजमी है। तो आप जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो भी पिछला साल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे तो भी पिछला साल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तो भी पिछला साल देंगे। आपके सिलेबस में चेंजेस इन इक्विटी भी है बाय द वे, वो मैंने लिखी नहीं। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे तो भी उसके साथ कंपैरिजन देंगे, और फिर नोट्स बनाएंगे तो भी उसके साथ कंपैरिजन देंगे। तो हर इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे होंगे उसके साथ कंपैरेटिव आ रहा होगा कि इस दफ़ा ये है, पिछली दफ़ा ये था। इससे क्या होता है कि जो भी यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको क्विक कंपैरिजन मिल जाता है। यानी मसलन अगर मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा मेरा रेवेन्यू 2.5 अरब है और पिछली दफ़ा 1 अरब था, तो आपको फ़ौरन एक बात समझ आई कि कंपनी ने इस दफ़ा डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। कि पिछली दफ़ा आपका सेल 1 अरब की थी, इस दफ़ा 2.5 अरब की सेल कर लिया आपने, तो इसका मतलब है डबल से भी ज़्यादा, 150 गुना ज़्यादा आपने सेल कर लिया। एक के अंदर 150 और आ गया, 250 हो गया। तो मुझे एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिली, ये कंपैरिजन मुझे आ गया। अब इसको बेस बना के मैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता जाऊँगा और कंपैरिजन मेरे दिमाग में चल रहा है कि कंपनी पहले क्या थी, कंपनी आज क्या है, और कंपनी आज अच्छी है या उससे बुरी हो गई है। तो ये कंपैरिजन के लिए एक साल देना लाजमी होता है, और तमाम स्टेटमेंट्स में, नोट्स में भी देना लाजमी होता है। ठीक है, नोट्स में भी मसलन मैं लिखता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पे एक लिटिगेशन हो गई है, हाई कोर्ट में केस हो गया है, कंपनी के ब्रांड को चैलेंज कर दिया गया है और कंपनी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि जी कंपनी एक ब्रांड की कॉपी कर रही है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब और उसमें हमें फ़र्ज़ कर लें जनाब 250 मिलियन के जुर्माने का भी, 25 करोड़ का जुर्माना भी उन्होंने क्लेम कर लिया। अब जैसे ही मैं वह लफ्ज़ लिखूँगा ना 25 मिलियन, साथ ही ब्रैकेट में मैं लिखूँगा कि पिछले साल क्या था।
भाई इस दफ़ा तो इस केस में 25 मिलियन है, पिछली दफ़ा क्या था? हो सकता है ये केस 3 साल से चल रहा हो, और हो सकता है लास्ट टाइम वो 10 मिलियन का जुर्माना था जो अब बढ़ के 250 मिलियन 25 मिलियन हो गया या 250 हो गया, या लास्ट टाइम शायद ये 500 मिलियन था और जज साहब ने उसको कहा कि ये तो तेरा केस, ये आधा केस तो तेरा है ही 2 नंबर, इसको छोड़ दे, बाकी केस पे बात करते हैं, और वो 250 रह गया। तो मैं कंपैरिजन देता जाऊंगा साथ कि लास्ट टाइम क्या था, इस दफ़ा क्या है। अगर लास्ट टाइम कुछ नहीं था तो लिख दूंगा 2021 नील, कि पिछली दफ़ा केस था ही नहीं, केस हुआ ही इस दफ़ा, तो लास्ट टाइम नील, इस दफ़ा 250 मिलियन। तो इस तरीके से कंपैरिजन के बगैर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो ये कंपैरेटिव भी देना लाजमी होते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव इससे ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। तो ये मुमकिन है कि एक कंपनी की ये ख्वाहिश हो कि हम सिर्फ 1 साल की नहीं, पिछले 8 साल की परफॉर्मेंस दिखाएं कि जनाब 8 साल में हमने क्या ग्रोथ दिखाई है। हो सकता है 8 साल पहले आप एक टाइनी सी कंपनी थे और आज आप एक जाइंट बन गए, तो आप दिखाएं कि जनाब पिछले 8 साल में हम कहाँ से कहाँ आ गए। आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी क्या ग्रोथ है, तो दिखाएं। या माइट भी पिछला साल आपका बहुत बुरा गया है किसी खास वजह से, लेकिन उससे पहले आप बहुत अच्छे थे। हो सकता है आपकी ख्वाहिश हो कि मैं पिछले 5 साल दिखाऊं कि जनाब मैं 2017, 18, 19, 20 फैंटास्टिक था, 21 में जाके कुछ बर्बादी हुई है, 22 में फिर ठीक हो जाऊंगा। तो आप इस तरह से, तो 1 साल से ज़ायद का डाटा अगर आप देना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड को कोई इतराज़ नहीं है। सो अगर आप 2022 और 21 के साथ 20 भी देना चाहते हैं, 19 भी देना चाहते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, स्टैंडर्ड को कोई इतराज़ नहीं है, दे दें। लेकिन जाहिर है ये इतना कम्बरसम काम है, इतनी मेहनत वाला काम है कि लोग ये काम नहीं करते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं, वो एक समरी प्रेजेंट कर देते हैं पिछले 8-10 साल की, 1 पेजर, उसमें कुछ की फिगर्स दे देते हैं कि मसलन पिछले 10 साल का रेवेन्यू दे दिया कि 2012 में रेवेन्यू इतना था, 13 में इतना था, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में रेवेन्यू इतना था। ठीक है, इसी तरह नेट प्रॉफिट दे दिया, 2012 में नेट प्रॉफिट इतना था, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में। ठीक है, इसी तरह करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, इस तरह कुछ की नंबर्स ना एक ही सफ़े पे समरी दे देते हैं पिछले 10-12 साल, 5 साल, 8 साल, जितने आप देना चाहते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर नजर आ रहा होता है। तो लोग इस तरह के अपने एनालिसिस दे देते हैं। जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनके लिए 6 साल देने वैसे लाजमी होते हैं, तो वो 1 साल और पीछे 5 साल, वो 6 साल का डाटा वैसे ही दे रहे होते हैं, उनके लिए लाजमी होता है कि उन्हें 6 का देना। ठीक है, वो 6 से 7 भी दे देते हैं, 8 भी दे देते हैं, 9 भी दे देते हैं, 10 भी दे देते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है वो भी दे सकती है, उसको कोई रोकता है, वो भी 10 साल का डाटा देना चाहते तो दे सकती है। तो ये कंपनी की चॉइस है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहती है। ये जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं IFRS, ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ले डाउन कर रहा है जो देनी लाजमी है। आप इससे एक स्टेप बढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बढ़िए, और मजीद डिस्क्लोजर देना चाहते हैं, दीजिए, कोई नहीं रोकता, वो आपकी चॉइस है। आप चाहते हैं कि मेरे शेयर होल्डर को ये बात इतनी से ज़्यादा तफसील से पता हो, लिखे ज़्यादा तफसील से, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जितनी तफसील स्टैंडर्ड ने रिक्वायर की है उससे कम नहीं कर सकते, ज़्यादा करने पर इजाज़त है। ठीक है, इसी तरह कंपैरेटिव 1 साल का मिनिमम देना लाजमी है। आप 1 से ज़ायद देना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। और मैंने जिस तरह बताया कि आमतौर पे 1-2 सफ़ों पे समरी फॉर्म में लोग अपने पिछले 5-10 साल की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और बाज़ औक़ात लोग उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो उसमें आपको चार्ट्स नज़र आ जाएंगे, वो ग्रोथ के चार्ट बने हुए मिल जाएंगे कि हमारे रेवेन्यू में ग्रोथ का चार्ट कैसा था, हमारे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ का चार्ट कैसा था। वो चार्ट देख के भी ज़रा जल्दी बात समझ में आ जाती है ना। आपको याद होगा, आपने क्वांटिटेटिव मेथड में चार्ट्स पढ़े थे, तो आप जैसे चार्ट देखते थे समझ आ जाता था कि यार काम बहुत तेज़ी से ऊपर आया है या स्लोली ग्रेजुअली ऊपर आया है, तो वो चार्ट देख के फ़ौरन से बात समझ में आ जाती है। इस तरह आप स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, तो वो कोई मैच चल रहा होता है और उसमें किसी की परफॉर्मेंस का चार्ट आ जाता है, तो फ़ौरन समझ में आ जाती है बात। तो वो चार्ट्स में भी इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी जाती है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आज मैं आपके साथ ये करूँगा कि ग्रुप में आपको IAS 1 की PDF फाइल शेयर कर दूँगा, ठीक है, सो दैट के आप उसको जस्ट उससे नो हाउ पैदा कर लें, थोड़ा उसके साथ रिलेट करना शुरू कर दें। किताब आपको ओरिजिनल ख़रीदनी ही पड़ेगी, ICAP की वेबसाइट से जाके पब्लिकेशन में जाके आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 2500 की मेरे ख्याल किताब है, काफ़ी बल्कि किताब है और काफ़ी साल चलेगी आपके साथ, CA फाइनल तक ज़रूर चलेगी आपके साथ। तो वो आप ले लीजिए,
और इन द मीन टाइम जब तक आप नहीं लेते तब तक के लिए PDF मैं आपसे शेयर कर ही रहूँगा। लेकिन PDF पे ही ना रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहरहाल किताब लेके जानी है, तो किताब आखिर में ख़रीदें या अभी ख़रीद लें, पैसे तो उतने ही लगने हैं, तो इसलिए अभी ही ख़रीद लेना ज़्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए। कल इंशाल्लाह मैं IAS 1 आपके साथ तरतीब से गो थ्रू करूँगा और उस पर मज़ीद बात करेंगे। आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप में पार्ट हैं? अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अभी मैनेजमेंट से मिलके अपने आप को उसमें ऐड करवा लीजिए, ताकि उसमें जब मैं आपके साथ कोई डाटा को फाइल शेयर करूँगा, किसी कंपनी की चीज़ भेज दूँगा, कोई प्रैक्टिकल चीज़ भेज दूँगा, तो वो आप वहाँ से आपको वो इंसाइट मिलती रहेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है।